नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर ज्ञानचंद भारती, सहायक आचार्य लोक प्रशासक माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा का ये जो व्याख्यान है वो लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा प्रथम वर्ष में हैं और जो एमए उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र भारतीय संविधान का अध्ययन अध्यापन करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण व्याख्यान है ये। इस व्याख्यान में आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जो राष्ट्रपति है उसको महाभियोग के द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपादित होती है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार 5 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के बाद तक 5 वर्ष तक जो है वो अपने पद पर बना रहेगा। और यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर ले तो ऐसी परिस्थितियों में एक निर्धारित प्रक्रिया है महाभियोग की, उस प्रक्रिया को संपादित करके राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। अगर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती या मृत्यु नहीं होती या राष्ट्रपति स्वयं अपने इच्छा से त्यागपत्र नहीं देता है तो वह अपने निर्धारित जो अवधि है अपना कार्यकाल है 5 वर्ष पूरा करता है। तत्पश्चात भी अगर उसका उत्तराधिकारी पद पर आसीन नहीं होता है, पद ग्रहण नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। साथ ही यदि मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति के पद का रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर भीतर नए चुनाव करवाए जाएंगे और जो राष्ट्रपति के पद पर चुने जाएंगे वो 5 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सब बची हुई समय अवधि है उसके लिए राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं वो पूर्ण अवधि के लिए होते हैं, मध्यावधि चुनावों का कोई प्रावधान नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 70 में ये व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वजह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अगर कार्य करने में असमर्थ हो जाए या वो उपस्थित नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शनल बिल के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का संपन्न करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति एक निश्चित समयावधि के लिए अपने पद पर बने रहते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अगर विशेष परिस्थिति बनती है, अब विशेष परिस्थिति कौन सी बनती है तो सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है कि मृत्यु। अगर बाय द वे राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या राष्ट्रपति को ये लगे कि मुझे काम नहीं करना राष्ट्रपति के रूप में तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे और उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करके वो अपने पद को छोड़ सकते हैं। तीसरी प्रकार की परिस्थिति आती है कि जब हम राष्ट्रपति के चुनाव करवाने पड़े समय से पूर्व, वो है महाभियोग की परिस्थिति। महाभियोग जो शब्द है या महाभियोग किसे कहा जाए, महाभियोग की जो प्रक्रिया है
वो हमने अमेरिकन राष्ट्रपति या अमेरिकन जो संविधान है वहाँ से ली है। और महाभियोग का एक तात्पर्य यह है कि जो संवैधानिक पदों पर व्यक्ति कार्यरत है, ऐसे व्यक्तियों को एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत विधानमंडलों के द्वारा या जो हमारे निर्वाचित निकाय है उनके माध्यम से उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहते हैं। भारत में राष्ट्रपति जो हैं, अगर उनको उनके पद से हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया को संपन्न करना होता है। और भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 61 में जो कहा गया है उसके अनुसार ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का एक मूलभूत और मौलिक कारण यह है कि अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर लिया है, अर्थात ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संपादित की जा सकती है। राष्ट्रपति असक्षम हो गए, बीमार हो गए हैं, कदाचार है या और कोई दोषारोपण है, तो उसके आधार पर भारत में महाभियोग की प्रक्रिया या इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो नहीं किया जाता। केवल और केवल अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की जा सकती है। महत्वपूर्ण सवाल आता है कि साहब महाभियोग की प्रक्रिया को संपादित कौन करेगा या कौन अभियोग लगाने वाले व्यक्ति होंगे। तो हमने देखा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है या राष्ट्रपति का जो इलेक्शन कॉलेज है, इलेक्शन कॉलेज जो है राष्ट्रपति का, उसमें सांसद और निर्वाचित सांसद और राज्यों के विधायक शामिल होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात हो या महाभियोग की बात हो तो केवल संसद के जो पदाधिकारी हैं, जो सांसद है, वो ही इसमें भाग लेते हैं। पूरे देश में इस प्रकार की वोटिंग नहीं होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के लिए संसद जो है उसमें प्रक्रिया की जाती है। अब बात यह थी कि प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो प्रक्रिया इस प्रकार से होगी कि अगर सांसदों को लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा या राज्यसभा के सभी सांसद, अब इसमें सकल सांसद या सभी सांसद का तात्पर्य है कि इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल हैं, किसी भी सदन में एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिस पर यह अभियोग लगाया जाएगा कि राष्ट्रपति ने पद का या राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। तो महत्वपूर्ण बात आती है कि राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, जो शुरुआत है, वो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी संपन्न की जा सकती है, किसी में भी शुरुआत की जा सकती है। अगर एक ही समय पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का आवेदन किया जाता है या अभियोग प्रस्तुत किया जाता है प्रस्ताव, तो जो पहले प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा, जिस सदन में रखा जाएगा वो सदन में कहते हैं कि उसकी शुरुआत होगी। बाद में जो प्रस्ताव प्राप्त होगा वो निरस्त माना जाएगा। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव पहले स्वीकृत हुआ है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से होगी। अगर लोकसभा में पहले गया तो लोकसभा में की जाएगी। अब इस महाभियोग की जो शुरुआत है या प्रस्ताव करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो देश के प्रथम नागरिक है, मुख्य कार्यपालिका है और देश की जो कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, इसलिए राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पर अभियोग लगाने के लिए जिस भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में अभियोग लगाया जाता है, वहाँ कम से कम 1/4 सदस्य उस सदन के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। और इस बात के लिए
ये प्रमाणित करेंगे कि हम लोग इस बात को मानते हैं कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रस्ताव जो है वो महाभियोग के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। फिर उस सदन के जो अध्यक्ष होंगे वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद में फिर ये तय किया जाएगा कि सब महाभियोग की प्रक्रिया की जाएगी। अब महाभियोग की प्रक्रिया जो है, अगर उस प्रक्रिया को संपादित करना है तो ये व्यवस्था की गई है कि इस प्रस्ताव की जो सूचना है वो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले प्राप्त होगी। अर्थात अगर जैसे मान लीजिए कि 1 जुलाई को प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, लोकसभा में हुआ, तो चूंकि हम जानते हैं कि लोकसभा की 543 या फुल मेजोरिटी कहा जाए तो 545 सांसद हैं और लगभग इसके हिसाब से है कि 163 सांसद के लगभग जो हैं वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तब जाके उस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो है वो स्वीकृत करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। और उसके बाद में अगर 1 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकार किया है तो राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन की अवधि पर सूचना दी जाएगी। अर्थात अगर उस 1 जुलाई को अगर प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है तो लोकसभा अध्यक्ष 2, 3, 4 जुलाई को जब भी ये कहना चाहें तो वो राष्ट्रपति के पास एक पत्र भेजेंगे कि आपके खिलाफ संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अर्थात अब आपको इसे कहते हैं कि इस पत्र के बाद में 14 दिन के बाद में सदन की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। अर्थात अगर राष्ट्रपति को लेटर 2 जुलाई को भेजा है तो 2 जुलाई से लेकर के 14 दिन, इसका मतलब है कि 16 जुलाई से पहले उस प्रस्ताव पर कोई भी चर्चा या नहीं होगी। राष्ट्रपति को ये 14 दिन की समयावधि दी जाती है ताकि राष्ट्रपति स्वयं उस प्रस्ताव के लिए अपने बचाव में पक्ष रखने के लिए उपस्थित हो, या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजे, या अपने किसी वकील को भेजे, या वो उसकी इच्छा पर राष्ट्रपति कहे कि वो उस महाभियोग के प्रस्ताव पर अपने बचाव के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजे। लेकिन 14 दिन की सूचना के बाद में ही राष्ट्रपति को 14 दिन की सूचना का समय देते हुए उस प्रस्ताव पर कार्रवाई होगी। प्राय जब प्रस्ताव मिलता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति, वो एक समिति का गठन करते हैं। उस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, प्राय मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, एक अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक अन्य जो गणमान्य नेता होते हैं, उनको एक समिति बनाई जाती है। और वो समिति प्रारंभिक रूप से उन जो प्रस्ताव में राष्ट्रपति के संविधान उल्लंघन का जो विचार वो वर्णन दिया गया है उस पर वो विचार विमर्श करती है और ये तय करती है कि क्या वास्तव में राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। उस समिति के विचार पर लोकसभा या राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और फिर 14 दिन की समय अवधि देते हुए राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाती है कि आप पर 14 दिन के बाद में जो महाभियोग है उस पर चर्चा की जाएगी, ताकि राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए उसको एक निश्चित समय अवधि या एक ऐसी समय अवधि मिल जाए कि राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए अपनी प्रारंभिक तैयारी कर सके। अब जिस भी सदन में, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है और महाभियोग की प्रक्रिया के लिए इसका प्रारंभ होता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया में जिन सांसदों में या जिन सदस्यों ने कहते हैं कि महाभियोग लगाया है उनको बुलाया जाता है और पक्ष और विपक्ष, प्रस्ताव के पक्ष में और प्रस्ताव के विपक्ष में लोग विचार विमर्श करते हैं, बहस होती है। तत्पश्चात जिस भी सदन में प्रस्ताव रखा गया उस सदन का अध्यक्ष के द्वारा उस पर कहते हैं कि वोटिंग कराई जाती है और ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव लाया है उसे कितने लोग समर्थन में हैं और कितने उसके विरोध में हैं। अगर उस सदन की
कुल संख्या के 2/3 बहुमत से अगर लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है तो लगभग 363 सदस्यों के द्वारा अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग में लगाए गए दोष जो हैं वो सिद्ध होते हैं, तो उस प्रस्ताव को या महाभियोग के प्रथम चरण को स्वीकृत माना जाता है। तत्पश्चात उस महाभियोग प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसको दूसरे सदन के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन में उस प्रस्ताव को जब रखा जाता है तो ठीक दूसरा सदन भी राष्ट्रपति को 14 दिन की समय अवधि देता है। उसके बाद उस प्रस्ताव पर कहते हैं कि अपनी प्रक्रिया निर्धारित करता है। वो चाहे तो समिति के द्वारा राष्ट्रपति पर लगे आयोगों या अब जो दोष है उनके कहते हैं कि जांच करवा सकता है। एक समिति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा वो जांच करवा सकता है और देख सकता है कि राष्ट्रपति पर लगाए गए जो दोष है वो वास्तव में कहते हैं कि चर्चा योग्य है या नहीं है, या सही है या नहीं है। तत्पश्चात दूसरे सदन में भी राष्ट्रपति को 14 दिन की समय अवधि के बाद देने के बाद उस पर बहस होती है। अगर दूसरा सदन भी उसको 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न होती है और राष्ट्रपति को जिस दिन महाभियोग की प्रक्रिया के तहत दूसरे सदन द्वारा भी उसकी कुल संख्या के 2/3 बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करते हैं तो राष्ट्रपति उस पद के लिए अयोग्य हो जाते हैं और राष्ट्रपति को अपना पद त्याग छोड़ना होता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र लिख करके अपने पद को त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। वो जो निर्वाचक निकाय है या जो हमारे कहते हैं कि विधानमंडल है उनके द्वारा संपादित की जाती है। अब अगर किसी व्यक्ति को, राष्ट्रपति को अगर लगता है तो वो अपना पक्ष रख सकता है अपने वकील के द्वारा, स्वयं के द्वारा या अपने प्रतिनिधि के द्वारा। अगर फिर भी महाभियोग की प्रक्रिया में दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया को संपन्न माना जाता है और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए एक सम्मानजनक प्रक्रिया निर्धारित की गई है और साथ में ये भी तय किया गया है कि इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को भी अपने बचाव के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए दोनों सदनों के द्वारा 14 दिन का समयावधि दी जाती है और समयावधि के बाद में राष्ट्रपति जो है वो अपने पद को छोड़ देते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि भारतीय जो संवैधानिक परंपराएं रही है उनकी हम उसको स्वस्थ संवैधानिक परंपराएं कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के लिए महाभियोग के प्रस्ताव या महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में न तो प्रस्ताव आया है न ही विचार आया है। तो हम ये माने कि भारतीय जो संवैधानिक प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति को हटाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। अब बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या चुनाव आयोग, जो चुनाव आयुक्त हैं, या केग जिसको कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऐसे जो संवैधानिक पद हैं इनको हटाने के लिए भी महाभियोग की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है और महाभियोग जो है, इम्पीचमेंट जो है, वो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो विधानमंडलों के द्वारा की जाती है। वो इसलिए की जाती है ताकि ये हम इस बात के लिए तथ्यागत रूप से सही रख सके कि जो संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें किसी द्वेष, राग या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी या विचार से न हटा करके एक वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जाता है ताकि इस पद की और कहते हैं कि उनके कर्तव्य की गरिमा बना रहे। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम सब लोगों को जानना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।